अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर हशर सामानियों के साथ, तमाम तर सियासी अफरा तफरी, मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ साल 2022 अब इख्तिताम की तरफ गामजन है। और ऐसे में हमने देखा कि इस मुल्क में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हमने देखा कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसने हमारी मईशत की चूल्हे हिला के रख दी। और उसके बाद सैलाब भी इस साल हमने देखा और उसकी तबाहकारियां भी हमारे सामने है। ऐसे में इन तमाम चीजों का हमारी कैपिटल मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ा, आज के प्रोग्राम में इसका हम जायजा लेंगे। जरा देखते हैं 2022, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पिछले 6 साल के दरमियान बदतरीन साल साबित हुआ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के हवाले से। कुछ इसके हवाले से पहले बात करते हैं, जायजा लेते हैं। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तकरीबन 11% गिर चुका है इस साल में। गुज़श्ता 6 साल की अगर बात करें तो ये बदतरीन साल साबित हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 17% कमी हुई और मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,400 अरब तक गिर गई। डॉलर टर्म की अगर बात करें तो इन डॉलर टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसमें 35% कमी हुई और मार्केट कैपिटलाइजेशन 28 अरब डॉलर रह गई है। इस पूरे साल 2022 में सिर्फ 3 नए आईपीओज आए, जबकि पिछले साल हमने देखा था कि तकरीबन 8 आईपीओज आए थे। और इन आईपीओज से जो 3 आईपीओज हैं इनसे तकरीबन 7 अरब रुपए के फंड जो है वो रेज हुआ, जबकि पिछले साल 8 आईपीओज से 20 अरब रुपए के फंड्स जो है वो जमा हुए थे। इसी तरीके से औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें भी मायने खेज जो है कमी देखी गई। 52% ये कमी हुई और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑन एवरेज 23 करोड़ 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। माइंडेड के 2005 में हमने एक वक्त में इसी मार्केट के अंदर 1 अरब शेयर्स की ट्रेडिंग भी देखी थी, जो कि अब महज 23 करोड़ 10 लाख शेयर्स तक ऑन एवरेज जो है 2022 में देखी गई। इसी तरह ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो भी तकरीबन 60% गिर गई है और एवरेज ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो 7 अरब रुपए रही। इस तमाम चीजें जो है वो उसमें हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन के ऊपर, हमारे रुपए जो बुरी तरीके से गिरा, ऑलमोस्ट पूरे साल के दौरान तकरीबन 21% जो है वो रुपए गिरा। 22% जो है वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई अगेंस्ट डॉलर। और डॉलर की अगर बात करें तो 177 से वो 225 रुपए पे जो है वो यहां तक गिर चुका है, यानी यहां तक बढ़ चुका है। हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हुई। तो ये तमाम चीजें हैं। ये और कहा यह जा रहा है कि अगला साल भी जो है वो मुश्किल साल होगा, स्पेशली पाकिस्तान में स्टॉक इन्वेस्टर्स के हवाले से ये मुश्किल साल कंसिडर होगा अगला साल भी। जफर मोती, आपकी तरफ आऊंगा और इस वक्त तीनों गेस्ट का मैंने आपसे तारुफ करूं। जफर मोती कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम जफर साहब हमें जो कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, PSX के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और मोहम्मद सुहेल CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जफर साहब, इतने बुरे हालात कभी देखे थे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने, इस रियासत ने, मुआशी एतबार से, और जबकि वजह सिर्फ एक कही जा रही है, जो सबसे बड़ी वजह है सियासी अदम इस्तेहकाम। जी जफर साहब। देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को है। श्रीलंका की जो परेशानी आई हैं वो पहले माशी आई थी, उसके बाद सियासी हुई। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क हैं जो पहले सियासी तकलीफें लेकर आए, जिससे माशी तकलीफें बढ़ गई। अब ये है, आप जो सवाल पूछो कि इससे पहले कभी देखा है, तो हमारी फैमिली को ऑलमोस्ट 100 साल होने को आए कैपिटल मार्केट में। तो हमारी फैमिली ने 51 साल पहले ऐसा हाल देखा था कि जब हमारे दुनिया की हिस्ट्री में मेजॉरिटी सूबा जो है वो माइनॉरिटी सूबे से थक कर परेशान होकर भाग गया, यानी बांग्लादेश बन गया। तो ये जब हुआ तो इसके बाद नेशनलाइजेशन, रुपए की फ्रीजिंग हो गई थी, डीवैल्यूएशन मैसिव हुई थी, 6,500 शेयर का काम हुआ था कैपिटल मार्केट में, कबूतर खाना बन गया था आउटक्राई की जगह पर। और अब जो हम देख रहे हैं वो उससे बदतर इसलिए है कि उस टाइम भी हमारी पॉपुलेशन कम थी। अब ये 24 करोड़ आवाम की बैंक्रप्सी मैं कहता हूँ, ये हिस्ट्री में दुनिया ने कभी नहीं देखा है ऐसा हाल। क्योंकि अगर सल्तनत उस्मानिया का 100 साल पुराना भी आप रिकॉर्ड निकाले, जब वो बैंकरप्ट हो रही थी 100 साल पहले, तो उसके जिस जिस सूबे बने हुए थे यूरोप में, अफ्रीका में, फलस्तीन में, अपना सऊदिया, ये सब जो थे,
उसमें भी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी हम एक छोटे से मुल्क में अभी पॉपुलेशन है। और 24 करोड़ आवाम की जो बैंक्रप्सी है उसका क्या अल्टीमेटम निकलेगा ये किसी को नहीं पता है। आप सिर्फ आज प्रोग्राम इमरान सिर्फ कैपिटल मार्केट पर ना रखें, टोटल इकोनॉमी पर है। मैं टोटल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। जाहिर है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा होता है और फौरी होता है। सुहेल साहब आपकी तरफ आऊंगा, सूरत हाल आपके सामने है। ये जो क्राइसिस है, जैसे कि जफर ने कहा कि वहां पहले मुआशी क्राइसिस था श्रीलंका में, बाद में वो सियासी जो है बुहरान बना। पाकिस्तान में उल्टा है, हम अपनी सियासत को उस नहज पर लेकर आ गए कि जिसने हमारी मईशत की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सुहेल साहब। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपने और जफर साहब ने बैकग्राउंड तो दे दिया है, मगर इनका थोड़ा व्यू स्लाइटली डिफरेंट है। पाकिस्तान का मसला सियासी रहा है हमेशा, मगर पिछले 7 साल जो हालात है, कुछ आपकी आवाज में कुछ हमिंग है सुहेल साहब, आपकी आवाज में कुछ इस वक्त हमिंग आ रही है। मैं चाहूंगा आसिम जफर की तरफ चलूं और बाय द टाइम जरा आपकी ऑडियो को हमारी टीम जो है वो चेक कर ले। जी आसिम साहब आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा कि इतने इंतहाई मुश्किल हालात पाकिस्तान के और हमारी सियासी जमातें जो हैं ये किस नहज पर लेकर जा रही हैं रियासत को? जी, आपने आइडेंटिफाई तो बिल्कुल सही किया है कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है, बट मैं तो थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको कि हमने कभी भी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, जो भी हुकूमत आई है, जो इसने भी पॉलिटिकली अपना आए हैं पावर में, उसने कभी इकोनॉमी को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने हमेशा अपने पर्सनल गेन्स और अपनी करप्शन और अपने मफाद के लिए कौम के लिए कभी किसी ने काम नहीं किया। तो ये किसी भी आप गवर्नमेंट को उठा ले, पिछली गवर्नमेंट में भी देयर वाज नो, इतने फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए, किसी ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, किसी ने इकोनॉमी की तरफ जोर नहीं दिया। एवरीबडी न्यू हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्लोली हम किस जगह में धकेले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नोबडी हैड एनी इंटरेस्ट। आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम आज तक उन यंगस्टर्स को जो एक्चुअली इकोनॉमी को किसी नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आज तक हमने उनको नहीं टेस्ट किया। हमने हमेशा पुराने जो आई थिंक जो इकोनॉमी के जो बदतरीन जो हमने होता है ना बैड एग्जांपल्स, उनको हम आगे लेके आए हैं और उसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए। आई विल नॉट नेम एनीबडी, बट हर बंदे को पता है कितने मिनिस्टर्स चेंज हुए। हर मिनिस्टर आता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, फिर एक और मिनिस्टर आता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है। पिछले मिनिस्टर को वो रेडिक्यूल करते हैं और कहते हैं कि जी ये इसने मिनिस्टर ने सारा कुछ खराब कर दिया, इसने पूरी हमारी मईशत को इस तरफ धकेल दिया। अच्छा, लोन्स ले लिए, लोन्स लेके उन्होंने मुल्क को कर्जे में डुबा दिया। तो फाइनेंशियली इतना करप्ट, इतना खराब कर दिया सिस्टम को पूरे को कि हमारी यानी आप किसी चीज को भी देख लें, डॉलर्स को देख लें, ट्रेड डेफिसिट को देख लें, हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को देख लें, हमारी लोकल इंडस्ट्री को देख लें, किसी ने उस इंडस्ट्री को प्रमोट भी नहीं किया, ना किसी ने उस डायरेक्शन को सस्टेन किया। जो आया उसने पिछले को गलत कहा। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ आजमाए हुए लोगों को आजमाया है और इसी वजह से आज हम इस फेलियर के ऊपर आ गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि नए लोगों को आगे लेकर आना चाहिए था, लेकिन पिछली हुकूमत में हमने देखा कि थोड़ी बहुत हिलजुल हुई थी, बट एक आध मिसाल मैं ऐसी दूंगा कि उससे वो सारी चीजें भी जाया हुई। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूं। वेलकम बैक। चलेंगे मोहम्मद सुहेल साहब की तरफ। सुहेल साहब आपका कुछ स्लाइटली डिफरेंट व्यू था, जरा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान में रिस्क हमेशा पॉलिटिकल ही रिस्क रहा है, मगर पिछले 6-7 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ज्यादा हमारी जो बोरोइंग है उसने परेशान किया है। और अगर आज हम एक अच्छी हुकूमत भी ले आते हैं और उसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होती, तो वो हुकूमत भी शायद हुकूमत चलाने के काबिल ना रहे। मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक हमारे यहाँ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन लॉ हुआ करता था जी, जिसको पिछले आने वाली किसी हुकूमतों ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो इमरान उसमें जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 4%, पिछले 4 साल से हम 8% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट कर रहे हैं। उस कानून में 60% डेट टू जीडीपी का टारगेट था,
आज हम उससे 40% ज्यादा डेट पर बैठे हुए हैं और अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को अगले 36 महीनों में हर माह 2 से $2.5 बिलियन पे करने हैं और मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह पिछली हुकूमत ने 1 साल जाया किया था IMF के पास जाना है नहीं जाना, ये कोलिशन गवर्नमेंट की जो है अपने सियासी मकासद के लिए ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमें डेट को रिस्ट्रक्चर करना है कि नहीं करना। जो श्रीलंका की एग्जाम्पल है या दूसरे जो इस तरह के अफ्रीकी ममालिक की एग्जाम्पल है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि उन्होंने पहले डिफॉल्ट किया और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिसके लिए बहुत चीजें पेनफुल हो गई हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चले जाना चाहिए और जो बचे डॉलर हैं उसको अपनी अवाम पर और बेसिक नेसेसिटी पे खर्च करना चाहिए रादर देन हर चीज की इम्पोर्ट के लिए खर्च करें और डिफॉल्ट हो। अच्छा, आपकी रिपोर्ट कह रही है जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज की कि 2025 में हमारी अदायगियां जो हैं, बैरूनी अदायगियां तकरीबन 75 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। हम कैसे मैनेज करेंगे इसको, इतने बड़े डेफिसिट को, इतनी बड़ी फाइनेंसिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे? क्या प्रपोज किया जाता है आपकी तरफ से? मैंने यही कहा ना कि 3 साल में $75 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज की अदायगी में देने हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो अज्यूम करें वो खत्म हो गया, डॉलर 300 हो गया और हमने इंपोर्ट कम कर दी और हमारा करंट ये, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो ये $75 बिलियन से ज्यादा होगा। तो इसका हल यही है कि जो अदायगियां हैं वो ना की जाएं। इसका मतलब है कि सारे जो लेंडर्स हैं, चाहे वो चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, उसको मेज पे बिठाया जाए, कंसल्टेंट्स हायर किए जाएं, बड़े बड़े जो रिस्ट्रक्चरिंग के एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने 1998-99 में हायर किए थे, उसको फौरन हायर किया जाए और सबको टेबल पे बिठा के डेट को एक्सटेंड किया जाए या डेट को माफ कराया जाए। अगर हमने ये 2 चीजें ना की तो मेरे ख्याल में ये कुछ महीनों की बात है, पाकिस्तान के पास तेल की इम्पोर्ट के पैसे नहीं। जफर साहब, अभी जो सुहेल ने बात की, जाहिर है कि वो बड़ी वैलिड पॉइंट है। हम तो पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से रोल ओवर हो जाए, किसी तरीके से रोल ओवर हो जाए। यहाँ पे उनका पॉइंट कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे अगर चाइना के हवाले से बात करते हैं तो आपका जो टोटल डेट है उसका 30% जो है वो चाइना की तरफ निकलता है और हमारे जो FTAs हैं वो किसी भी सूरत हमारे फेवर में नहीं है, वो सारे चाइना के फेवर में जाते हैं। तो इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। आप समझते हैं कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी उनके लिए इंतहाई मुश्किल टास्क होगा और आगे भी, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त ना फिस्कल साइड पे कोई स्पेस है ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है और आपका जो शरह तबादला एक्सचेंज रेट आपके सामने है, तो उनके लिए भी बहुत टफ टाइम होगा। एक और IMF प्रोग्राम खड़ा है अगली हुकूमत के लिए और कहीं ज्यादा सख्त प्रोग्राम। देखिए, आप पहले तो ये छोड़ दें कि अगली हुकूमत के लिए, अभी तो टफ टाइम इस हुकूमत के लिए भी है। आप बॉडी लैंग्वेज देखें अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों की, डार साहब की, वो खुद परेशान है। इससे पहले टफ टाइम शुरुआत हुई थी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे असद उमर साहब, तो उन्होंने कह दिया था कि हमको IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाते हैं, इधर जाते हैं। जब आप एक बुक्स खोलते हैं, आप एक हुकूमत लेते हैं, पुरानी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको उसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपके फाइनेंसेस खड़े हैं, कितना आपका कर्ज है। जब आप खुद ही कह रहे थे कि हमारे खजाना खाली दिया गया है, तो फिर आप खजाने खाली के साथ आप कैसे IMF के पास नहीं जाएंगे? दूसरी बात यह कि इस हुकूमत के पास भी ये डिफरेंट टाइप सुहेल बोल रहे हैं कि हम लोग हायर करें, हायर किए हुए हैं। रोल ओवर की बात शुरू है आज से नहीं, जब से ये हुकूमत भी आई है तो रोल ओवर की बात कर रहे हैं और हमें तो इस वक्त ये है कि रोल ओवर की बात जिस से करते हैं वो भी हमें टफ टाइम दे रहा है। आज आप देखिए कि IMF के हमको $1 बिलियन लेने में भी कितनी तकालीफ है। हमें किसी ने भी सैलाब के लिए भी कोई पैसे दिए तो कहते हैं उसकी भी इंक्वायरी होगी, उसके भी अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया को शक ये हो गया है कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है और एक डिफॉल्ट मुल्क होने वाला है और उसकी हुकूमत जो है करप्ट है, तो वो हमारे पैसे नहीं भरेंगे। और देखिए, दुनिया में हम लोग IMF को गालियां देते, दुनिया में हजारों साल से जो कंपनियां, जो एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशंस सूद पर काम करके पैसे देती हैं, डॉलर देती हैं, तो उनका यही तरीका कार होता है कि वो अपने एसेट्स को संभालने की कोशिश करेंगे।
ہم نے تو کتنے ایسے پلیج کر دیے ہیں جس کا ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے. ابھی عاصم صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے آزمائے ہوئے لوگوں کو آزمایا، اپنے اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ اگر 23ویں پروگرام میں جا رہے ہیں IMF کے تو وہ انہی کی بدولت ہے جو مختلف پاکستان میں سیزن ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں. بات ساری ہے کہ خان صاحب کے دور میں یہ آئل پرائسز کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آئل پرائسز نیچے آ گئی تھی $23 پر بیرل، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کانٹریکٹ جو ہیں فیوچرز کے وہ رول اوور نہیں ہو رہے تھے. آپ اگر اس وقت، کیونکہ میں نے تو اس چیز کو نوٹ کیا اور ہم نے کہا بھی کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز اپنے آئل کے مینٹین کریں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں جا کر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج آپ کے پاس موجود ہے، کچھ فنڈ بنا کے وہاں پہ جا کے ہیج کیا جا سکتا تھا. تو جو عاصم ظفر کی اس وقت بات ہے اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. تو لوگ نہیں ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے آئیڈیاز دینے والے؟ دیکھیے عمران صاحب، تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی انکنسسٹنسی رہی ہے حکومت میں، اور پھر جو لیڈرز آئے ہیں ہمارے انہوں نے، جس طرح عاصم نے کہا کہ پچھلی حکومت میں کوئی کم از کم 3-4 فائنانس منسٹر آ گئے، یہ کولیشن گورنمنٹ میں 2 آ گئے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل مقاصد کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں. مگر میرا ویو کچھ اور ہے. ابھی ہمیں ایک طرح کے ملک کو اسٹارٹ کرنا ہے. ابھی ہمیں ملک کو اسٹارٹ کر کے اچھے لوگوں کی تو ضرورت ہے ہی، مگر پہلے تو ہمیں جو 130 بلین کا قرضہ ہے اس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کے پاس دنیا کا بہترین فائنانس منسٹر آ جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. میرے خیال میں آج حکومت کو ٹیبل پہ، جس طرح گھانا ہے اس میں IMF جو ہے، اور سری لنکا میں ہے جس میں چائنا، انڈیا اور IMF مل کے ریسٹرکچر کر رہے ہیں، ہمیں پہلے تو اگلے 3-4 سال کے قرضوں کو یا معاف کرانا پڑے گا یا ڈفر کرنا پڑے گا. پھر بات آتی ہے کہ ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہو، چاہے پولیٹیکل ٹیم بھی کمپیٹنٹ ہو، اس کی فائنانس ٹیم بھی کمپیٹنٹ ہو. وہ جو 3 سے 5 سال جو ایک ونڈو ملے گی جس میں پاکستان کو قرض کیا جائے گی، یا تو نہیں کرنی پڑے گی یا پارسل کرنی پڑے گی، اس میں ایسے اقدامات کریں کہ جو 3 سال یا 5 سال کے بعد جب وہ قرضہ جو ہمارا ڈفر ہو گیا ہے، جب اس کی ادائیگی آئے گی تو ہمارے پاس اتنے ریزروز ہوں، اتنے پیسے ہوں. تو میرے خیال میں ابھی تو یہ وہ کمپنی ہے جو ڈیفالٹ کر گئی ہے، ابھی تو اس کو ڈیفالٹ مینیجر چاہیے تاکہ وہ اس کو مینج کرے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک اچھی فائنانس کی ٹیم چاہیے جو ملک میں اتنی وسائل پیدا کرے کہ 3 سے 5 سال کے بعد ہم اس قابل ہوں کہ یہ جو ڈیفرمنٹ ہوگی. لیکن سر اس کے لیے بھی پولیٹیکل کنسنسس ہونا ضروری ہے، سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ پھر مینڈیٹ کیا جائے گی کہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. جی عاصم صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اگین پولیٹیکل ہارمنی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت. دیکھیں جی، جہاں پہ آئی تھنک اگر آپ ایک اکانومی کے چارٹر کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اکانومی کا چارٹر بنانا ہے، اور ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو آئی تھنک فرسٹ تو ان دونوں کی ایک ہمارے میں ٹالرنس بالکل زیرو ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن نہ ہم پولیٹیکلی کسی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم ریلیجسلی کسی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے میں کسی بھی، میں دیکھتا ہوں کسی میں ٹالرنس ختم ہو گیا. اور اس کی آئی تھنک کوئی اوبیسلی جب ملک کے حالات برے ہو، اکانومی بری ہو، پیسہ ہونا جیب میں، تو یہ فرسٹریشنز روز باہر سامنے نکلتی ہیں. بٹ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اس چیز سے ہٹ کے دیکھیں. میرے لیے بہت یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم، آپ بھی سہیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک تو ابھی سمجھ آ گئی کہ ہمیں ایک پل لینی ہے جسے ہمیں قرضے کو اوور 10 سال پیریڈ ایکسٹینڈ کرنا ہے. وہ تو سب کو سمجھ آتی ہے، مگر یہ ہے جو اپنی ہیڈ ایک کے لیے آپ ایک پل لے رہے ہیں، آپ ایکچولی فوکس نہیں کر رہے کہ ہم نے آگے جا کے اکانومی کو کس طرح بہتر کرنا ہے، کیسے ہم نے امپورٹس کو روکنا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، کیسے ہم نے ریمیٹنس کو بڑھانا ہے جو ہمارا میجر فیکٹر ہے، جو باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں اس کو کیسے ہم نے چینلائز کرنا ہے. اب تو آپ آپ ڈالر کی ڈسپیرٹی دیکھیں کہ مارکیٹ میں 250 روپے ریٹ ہے، آپ نے اس کو 223 پہ روکا ہوا ہے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 225 میں آپ کو دے دے گا اور 250-60 میں باہر نہیں بیچے گا؟ تو آپ اپنے آپ کو لوز کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز بہت مشکل ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈیسیجن لینا امپاسبل ہو جاتا ہے، بیکاز انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے.
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी वो टफ डिसीजन कभी नहीं लेगी। तो आई थिंक एक पहले सबसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों, छोटी जमातों को बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सर ये सारी जमातें तो इस वक्त किसी और चीज में लगी है, वहां पे लगी है, वहां तो कुर्सी हो रहा है, वहां पे तो कुछ ये तो मसला है ना, ये तो पाकिस्तान का डिलेमा है कि हम वो सही जगह नहीं है। हाँ। जब तक हम सही जगह नहीं पहुंचेंगे हम आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ठीक है जफर साहब, अब ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए, आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन है और अगर हो गए तो ये तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी? भाई यही तो बात है कि अब इलेक्शन नहीं, हमको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। हमें इलेक्शन से पहले हमें अपने किबला सही करना पड़ेगा। मसाइल बढ़ गए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये टैपिंग होती गई तो जब आपके घरों में भी अगर आपके पानी ऊपर टैंकी में नहीं है तो आपके जो नलके हैं उसमें एक हवा आ जाती है जिसको फिर रीस्टार्ट करने के लिए आपको दोबारा प्लम्बर्स को बुलाना पड़ता है। तो ये अब हम लोग उन प्लम्बर्स को ढूंढ रहे हैं कि भाई ये ऐसा ना हो कि सप्लाई साइड बिल्कुल बंद हो जाए। आज आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फूड सिक्योरिटी का जो मसला नहीं होता था, आज फूड सिक्योरिटी का है। एलसी खुल नहीं रही है, 225-250 का फिगर का हर एक को पता है, किसको नहीं पता है। जहां बेतहाशा 2005 की आपने बात शुरू की, 2005 में 1 अरब शेर का काम हुआ, तो मुशर्रफ के टाइम पे जहां करोड़ों डॉलर आ रहे थे, अभी यहां पर यानी कोई जा रहे हैं वापस जा रहे हैं और 2-5 हजार डॉलर लेना एक परेशानी हो गई है। और मुझे अभी तो ये फिक्र है कि अभी आपके सुपरमार्केट्स और फूड स्टफ है जो पहले से आपके पास है, जैसे ही आपका ये इंपोर्ट सब बंद होगा, क्योंकि 90% तो हम ऑयल इंपोर्ट करने वाले हैं, पहले 75% है, तो जैसे ही खत्म होगा तो दोबारा सप्लाई साइड कैसे आएगी ये कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं वो तो जाहिर है कि हालात खुदा न खासा उसी तरफ बढ़ रहे हैं और जाहिर है कि क्या इन हालात में इलेक्शन जो है वो समर आवर साबित होंगे, क्या बुनियादी मसाइल का तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है या नहीं, ये अपने मैं अगर जो पैनलिस्ट है मोहम्मद सुहेल और आसिम जफर साहब की तरफ ये सवाल रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी सुहेल साहब, ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है, क्या मौजूदा हालात में मुमकिन है? 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासिर हुआ और इन हालात में क्या हल होगा या आने वाली हुकूमत जो है ये तो तय है कि उसके लिए भी बहुत परेशान कुन हालात होंगे, फिर बात मैंडेट की आ जाती है। सुहेल साहब देखिए, मेरे ख्याल में तो जो कानूनी रास्ता है, जो 5 साल का टर्म है जो खत्म हो रहा है, अब इलेक्शन हो जाने चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाए टाइम पर या उससे पहले हो जाए, दोनों सूरत हाल में मईशत की हालत और बिगड़ेगी। उसका रीजन ये है कि अगर ये हुकूमत 3-4 महीने 5 महीने रहती है तो लग रहा है बजाय कि वो सख्त इक़दाम नहीं करेगी जो IMF चाहता है और जो रीस्ट्रक्चरिंग को इनिशिएट करना है वो भी ये नहीं करेगी। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है, उसके पास मैंडेट नहीं होगा और फिर जब नई हुकूमत आएगी तो वो तो 3-4 महीने तक सोचने में लगा देगी। तो ये 12 महीने तो वैसे ही गुजर जाएंगे, इलेक्शन जल्दी हो या इलेक्शन टाइम पे हो। मेरे हिसाब से तो इसका सबका इकोनॉमी को नुकसान होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। अलबत्ता ये है कि जमहूरियत का तकाजा तो ये है कि इलेक्शन अपने वक्त मुकर्रर पे हो, मगर मेरा पर्सनल ख्याल है कि इलेक्शन से हालात और बिगड़ जाएंगे, उनकी जो फैसला साजी है, जो सुस्त रवि हमें नजर आ रही है, वो मजीद सुस्त हो जाएगी। योर टेक आसिम जफर साहब, योर टेक। मेरा ख्याल है जी बिल्कुल आई एम वेरी, मुझे तो पता है पॉलिटिकल हालात क्या है, तो थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, फैमिली भी है। जो भी पॉलिटिकल हुकूमत आ जाएगी, नवाज शरीफ ने भी नून लीग में भी देख लिया, वो आए, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ कैसे नीचे गया। एक वक्त सारे नून लीग को कह रहे थे कि ये आ जाए, तो मोमेंट दे केम इट, दे हैड टू मेक सम टफ डिसीजंस और उन टफ डिसीजन का नतीजा ले लें कि आज सारे उनको कह रहे हैं कि यहां से जाएं। पीटीआई भी आ जाएगी, पीटीआई को भी इसी हाल में 6 महीने बाद लोगों ने इसी तरह जलील करके कहना है कि यहां से निकलें। तो आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल इलेक्शंस और पॉलिटिकली कोई इस वक्त हालात है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी फाइनेंशियल क्राइसिस है। हर एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, पॉलिटिकल सिचुएशन को भी पता है और उनके लिए भी बेहतर है कि थोड़ी सी ट्रांजिशन लें, एक
بیٹھیں جا کے پارلیمنٹ میں, وہاں پہ لا بنائیں کہ پہلے ہم اکانومی کو ٹھیک کریں, اکانومی کا کوئی چارٹر بنائیں, اس کے اوپر کنسنسس بنائیں کہ جی یہ اگلے 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال کوئی نئی حکومت ہم لے کے آئیں جو ایکچولی پوری فوکس ہو ٹورڈز اکانومی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں انوالو بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ویو ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. کمنگ بیک ٹو جی ظفر صاحب, اب موجودہ حالات میں دیکھیں بہت ہی گمبھیر اس وقت صورتحال ہے اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان کے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ اس وقت تو آپ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی تو ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. تو جا چکا ہے, آپ یقین کریں کوئی بھی ادھر آنے کو تیار نہیں ہے. وہ ویتنام چلے جائیں گے, افریقن کنٹریز چلے جائیں گے, لاؤس چلے جائیں گے, لیکن پاکستان نہیں آ رہے. اب ہمارے لیے 2 ہی طریقے ہیں کہ جس میں لوگوں کو کھانے کو نہ ملے اور یہ ایک دوسرے سے جو لڑائیاں کر رہے ہیں یہ بھی جائے اپنے رستے پڑے. ہمیں تو چاہیے کہ کوئی سالڈ سٹیبل کوئی آرگنائزیشنل ٹیم یا سی ای او آ کر اس ملک کو سنبھالے. آپ کے پروگراموں میں کتنے سالوں سے آ رہا ہوں, جب ہم مشرف کے ٹائم میں آتے تھے تو آپ کو 4 فگر دیتا ہوں خالی اور پھر پروگرام ختم کرتے. 2.5% میں انٹرسٹ ریٹ تھا, آج دنیا کا ہائیسٹ ترین انٹرسٹ ریٹ ہمارا گیا جی, اور 17 یہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈالر روپی کی پیرٹی 60-61 تھی, بھلے غلط ہے صحیح ہے, 7.5% سے جی ڈی پی تھی. ابھی ہمارے ایک بہت بڑے بروکریج ہاؤس نے 1.78 کا ہے, اور لوگ ٹیکس بھرنے کے لیے لائنوں میں لگتے تھے کہ ہمیں ٹیکس پیئر بناؤ بھائی, ہمیں سیلف اسسمنٹ کراؤ. تو یعنی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ لائنوں میں لگے بولے ہمارے کیا بات کر رہے ہیں. مشرف کے ٹائم میں سیلف اسسمنٹ آئی تھی کہ آپ کو جو بھرنا ہے آپ بھر دو. تو وہ لوگوں نے انتھوزیاسٹکلی دے ور میکنگ منی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بڑھیں. ہمیں مشرف جیسا چاہیے, ہمیں ایک نئی جنگ چاہیے کیونکہ ہم وار اکانومی ہے اور ہم کسی ملک کو بھی ہمارے جیسا ملک ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتا ہے. نہیں وار کی آپ نے کیا بات کر دی, مطلب کسی اگلے کی جنگ میں آپ کود پڑے جس سے ہمارے سارے نقصان ہوئے صرف ڈالر لینے کے لیے؟ نہیں, آپ کی جنگ آپ کی بارڈر پر کھڑی ہے. آپ ریئلائز کرو کہ جنگ آپ کے آ چکی ہے. آپ یہ پچھلا پورا ہفتہ دیکھ لیں, جنگ شروع ہے آپ کی, اور آپ یہ اگر اسلام آباد میں یہ کوئی دھماکے کر رہا ہے تو یہ کیا آپ کی اکانومی کے لیے بہت اچھی بات ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ظفر موتی صاحب اور محمد سہیل صاحب آج کے پروگرام میں شریک رہے, اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے سال 2022 اور آنے والے سال کس طرح کے ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.